स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में ट्रेड थ्योरी क्रैश कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट और मेजरिंग टूल के बारे में। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन का मतलब क्या होता है, किसी भी जो भौतिक राशि है उसका हमें मात्रा ज्ञात करना है, मतलब उसका संख्यात्मक मान ज्ञात करना है कि ये राशि कितनी है। या कह सकते हैं किसी भी एक अज्ञात राशि का किसी दूसरी ज्ञात राशि के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट या मापन कहलाता है। डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ कंपोनेंट इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। अब यहाँ पर हम अगर टेक्निकल की भाषा में बात करें तो किसी भी कंपोनेंट का हमें क्या करना है, साइज डिडक्ट करना है, उसका साइज पता करना है इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी स्टैंडर्ड यूनिट हैं, उन स्टैंडर्ड यूनिट इकाइयों के रूप में किसी भी कंपोनेंट का साइज ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। तो नीचे अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मेजरमेंट, इसके बाद मेजरिंग टूल के बारे में। तो इस टेक्निकल टॉपिक में आने से पहले थोड़ा हम इसके नॉन टेक्निकल के बेसिक पार्ट को देख लेते हैं जो आपके अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों को देख लेते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं अपनी टेक्निकल टॉपिक को। तो अगर आप सबसे पहले बात करेंगे यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, तो बेसिकली इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो आपकी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं वो क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक कहलाते हैं। और दूसरे जो आपके मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं इनके ऊपर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं। और फंडामेंटल यूनिट को बेसिकली फर्दर तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अनुसार। सबसे पहला होता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें लेंथ की यूनिट क्या होती है, फुट होती है। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, पाउंड होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। टाइम एक ऐसा आपका क्वांटिटी है जिसकी यूनिट सभी सिस्टम में सेकेंड ही मिलेगी। और एफपीएस में बात करेंगे तो यहाँ पर लंबाई को फुट में नापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में नापेंगे। जब सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में ही नापते हैं। देन अगर बात करें एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर लंबाई की यूनिट हो जाती है मीटर, द्रव्यमान की यूनिट हो जाती है किलोग्राम और टाइम की यूनिट आपकी वही रहती है सेकेंड। तो सेकेंड सभी यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, सेम है टाइम की यूनिट। देन इसके बाद आता है क्वेश्चन जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई यूनिट से पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात की जाती है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो ये कितनी होती हैं, 7 बेस यूनिट के लिए 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपकी। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कितनी भौतिक राशियाँ होती हैं, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो कितनी है, 7। इनके मात्रक भी आप ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर को किस में नापते हैं, किस में मतलब कैसे दर्शाते हैं, तो यम से दर्शाते हैं। मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम, टाइम हो गया सेकंड, सेकंड को यस से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो जाएगा यूनिट, इसे ए से दर्शाएंगे। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन हो जाएगी, के से दर्शाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वहाँ पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों ऑप्शन में मिलता है, तो वहाँ पर आप गलती मत करिएगा। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस दे देते हैं जो कि क्या है, सीजीएस यूनिट है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है। नेक्स्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है। इसको MOL के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये 7 आपकी क्या है, भौतिक राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये इनके क्या है, मात्रक हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो ड्राइव्ड यूनिट से कुछ जो मुख्य इंपॉर्टेंट होती है उससे पूछा जाता है, जैसे एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात की जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आ जाएगा, 3D हो जाएगा। तो इसको मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब से नापते हैं। डेंसिटी,
डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। वेग को किस में नापेंगे आप, तो वेग चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को नापते हैं मीटर में, समय को नापते हैं सेकंड में, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चाहे स्पीड पूछा जाए या वेलोसिटी पूछा जाए, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है। स्पीड चाल क्या होती है, अदिश राशि है, जबकि वेलोसिटी क्या होती है, वेग सदिश राशि होती है। केवल इतना ही डिफरेंट है। इसमें आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है वेलोसिटी में, जबकि स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। नेक्स्ट जो आपका आता है एक्सीलरेशन, हिंदी में कहते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन को मीटर पर सेकंड से और समय अंतराल को सेकंड से, तो टोटल इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स मतलब बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। बल बराबर एफ बराबर एम इंटू जी। एम बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान, और जी हो गया त्वरण। चाहे गुरुत्वीय त्वरण कहिए या सिंपल त्वरण कहिए, दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे समय। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, सॉरी किलोग्राम हो जाएगा, और जी, जी मतलब त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर बात की जाए आपका सिंपल फंडामेंटल यूनिट इसकी फोर्स की, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बल की खोज किसने की थी, न्यूटन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहिए या फिर क्या कहिए, न्यूटन कहिए। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, टॉर्क भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है। फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर चाहे प्रेशर दाब के बारे में पूछा जाए या स्ट्रेस प्रतिबल के बारे में पूछा जाए, तो दोनों का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क हो, एनर्जी हो या हीट हो, इन तीनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक, जूल कहिए या फिर न्यूटन प्रति मीटर आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, न्यूटन मीटर या फिर क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। सॉरी, गलत नहीं है, न्यूटन मीटर या फिर क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यफ हो गया आपका न्यूटन, डी हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर कहिए या फिर इसको क्या कहिए, जूल कहिए। ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा क्या होता है, किया गया कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है। और हीट, ताप का मतलब किसी वस्तु के अंदर कितनी ऊर्जा है, वही उसकी क्या होती है, हीट होती है। तो इसलिए इन तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट पावर की बात की जाए तो ये क्या होता है, पावर। पावर को हिंदी में कहते हैं हम शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, तो जूल पर सेकंड कहिए या फिर इसे आप वाट कह सकते हैं। प्लेन एंगल समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन। और जब कभी भी आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब संपूरक कोण होता है, तो उसका मात्रक स्टेरेडियन हो जाता है। टेम्परेचर का मात्रक डिग्री सेल्सियस। अगर एसआई यूनिट पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जाए, विशिष्ट ऊर्जा, तो विशिष्ट ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, जूल पर सेल्सियस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक टेंशन या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, इन तीनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कुछ लेंथ से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पूछ लिया जाता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ हमने अच्छे से सारे टॉपिक को समझाया है, आप वहाँ से जा कर के यूनिट एंड मेजरमेंट की टॉपिक आप देख सकते हैं। लेंथ से मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 1 इंच बराबर कितना mm, तो 25.4 mm। 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 30.48 सेंटीमीटर। 1 यार्ड जिसे हिंदी में कहते हैं गज, तो 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर।
1 माइल में कितनों किलोमीटर, तो 1.6093 किलोमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने इंच, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.03937 इंच। इसी को आप 1 सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 0.3937 इंच हो जाएगा। 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं, तो 1 मीटर में 1.094 यार्ड होते हैं। ये कुछ ऐसे आपके यूनिट्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर है, तो 0.622 मील के बराबर है। सबसे जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 0.001 mm के बराबर होता है। या कह सकते हैं 1 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है, तो 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। द्रव्यमान से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो 453.6 ग्राम होते हैं। 1 आउंस में कितने पाउंड होते हैं, तो 28.35 यहाँ पर ग्राम होते हैं। 1 आउंस में कितने ग्राम, तो 28.35 ग्राम। 1 ग्राम कितने आउंस के बराबर, तो 20/567। नेक्स्ट, 1 पाउंड ऊपर पूछ लिएगा कितने ग्राम, तो 453.6 ग्राम। अगर उल्टा पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो 2.205 पाउंड होते हैं। नेक्स्ट, 1 कुंटल कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो जब यहाँ पर बात की जाएगी, सॉरी, 1 कुंटल कितने किलोग्राम के बराबर, तो ये होता है 100 किलोग्राम के बराबर। नेक्स्ट, 1 टन कितने किलोग्राम के बराबर, तो जब मेट्रिक की बात की जाएगी तो 1000 किलोग्राम होगा। अगर ब्रिटिश की बात की जाएगी तो 1016 किलोग्राम होगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। जो आपका यहाँ पर है ये टेम्परेचर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला, C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। इस फार्मूले को याद रख सकते हैं आप। यहाँ पर C का मतलब क्या है, डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट, R र्यूमर, K केल्विन। अब जिसमें भी आपको रिलेशनशिप पूछा जाता है वहाँ आप इस फार्मूले का प्रयोग करके इजीली यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का मेन मोटिव है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब माप कितने प्रकार के लिए जा सकते हैं। तो माप बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लीनियर माप, एंगुलर माप, रेडियल माप और प्लेन सरफेस। लीनियर मतलब सीधा माप। सीधा माप एक सीधी रेखा में जो भी लिया जाता है, सीधी रेखा में जो माप लिया जाएगा उसे क्या कहते हैं, सीधा माप या लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। ये सभी किस प्रकार की माप लेते हैं, तो ये सभी लीनियर मेजरमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है स्टील रूल इज एन, तो क्या होता है वो, लीनियर मेजरमेंट होता है। ठीक, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट, एंगुलर। एंगुलर का मतलब होता है कोणीय। तो कोणीय मतलब किसी कोण को मापना, किसी भी मतलब सरफेस से कितना झुका हुआ है इसको मापना। जैसे यहाँ पर आप इसको माप रहे हैं, इसको या इसको माप रहे हैं, तो क्या है, ये एंगुलर माप है। या फिर इस 90 डिग्री को मेजर कर रहे हैं तो ये भी क्या है, एंगल। जहाँ भी आप किसी एंगल को नापते हैं तो ये एंगुलर मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे ट्राई स्क्वायर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं जब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री किसके द्वारा चेक करते हैं, ट्राई स्क्वायर, तो भी क्या है, एंगल होता है। नेक्स्ट, साइन बार का प्रयोग करके मापा जाता है एंगल को। प्रोटेक्टर का प्रयोग करके, बेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग करके क्या करते हैं आप, एंगल को मेजर करते हैं। ध्यान रखना है, ट्राई स्क्वायर क्या करता है, एंगल को मेजर नहीं करता बल्कि एंगल को चेक करता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है रेडियल माप। रेडियल मतलब ये त्रिज्य माप लेता है, या उत्तल सतह की माप लेगा या अवतल सतह की माप लेगा। ठीक, जहां भी कभी हमें रेडियस मापना होता है, चेम्फर वगैरह, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, रेडियल नाप के अंतर्गत आता है। ठीक, प्लेन गेज, रिंग गेज, रेडियस गेज, इन सब के द्वारा किस प्रकार की मेजरमेंट ली जाती है, तो रेडियल मेजरमेंट लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है प्लेन सरफेस की मेजरमेंट करना, समतल सतह की माप करना। तो किसके द्वारा लिया जाता है, स्ट्रेट एज के द्वारा, सरफेस गेज के द्वारा, या डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा जो मेजरमेंट ये सब लिए जाते हैं। किस प्रकार के मेजरमेंट होते हैं, तो प्लेन सरफेस मेजरमेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। लीनियर, इसके अंतर्गत स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। एंगुलर के अंतर्गत साइन बार, बेबल प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। रेडियल के अंतर्गत आपके जो गेजेस होते हैं, रिंग गेज, रेडियस गेज, प्लेन गेज। प्लेन सरफेस के अंतर्गत स्ट्रेट एज, सरफेस गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर को
रखा जाता है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेजरिंग मेथड के बारे में, कि कितने प्रकार से माप ली जा सकती है। ठीक, तो माप बेसिकली तीन प्रकार से ली जा सकती। एक होती है डायरेक्ट माप, प्रत्यक्ष मापना, इनडायरेक्ट माप, अप्रत्यक्ष मापना। तीसरा होता है कंपैरेटिव माप, तुलना करके मापना। डायरेक्ट माप, प्रत्यक्ष माप में क्या होता है, इसमें जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें किसी अन्य टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती। डायरेक्ट इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जॉब है, इसकी आपको क्या करनी है, लेंथ मेजरमेंट करनी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर स्टील रूल लाएंगे, वर्नियर कैलिपर लाएंगे, इससे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर रख कर इसे मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो गया, डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। इसमें टूल और जॉब हमारा क्या हो, सॉरी, जो हमारा मेजरिंग टूल होता है और जॉब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। जैसे जो स्टील रूल के द्वारा मेजरमेंट लिया जाता है, माइक्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट लिया जाता है, वर्नियर कैलिपर के द्वारा, ये सब किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष माप के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष माप। इसमें मेजरमेंट लेने के लिए आपको किसी दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसकी रीडिंग को हम क्या करते हैं, किसी अदर पे ट्रांसफर करते हैं। जैसे कैलिपर हो गया, टेलीस्कोपिक गेज हो गया। अब कैलिपर से मान लीजिए आपने इसका साइज क्या किया, मेजर किया किसी कैलिपर के द्वारा, तो कैलिपर आपका डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, फिर इसकी रीडिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको किसी स्टील रूल पे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें किसी अन्य तीसरे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में क्या करते हैं, हम किसी स्टैंडर्ड मास्टर पीस के द्वारा उसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो जितने भी गेजेस होते हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो कंपैरेटिव के अंतर्गत ये रखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेजरिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं। तो मेजरिंग टूल को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक है साधारण मापी यंत्र और एक है सूक्ष्म मापी यंत्र। तो साधारण मापी यंत्र है, इसी को नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी लिस्ट काउंट 1/64 इंच ब्रिटिश में या मीट्रिक में कह सकते हैं 0.5 mm होता है। जैसे स्टील रूल हो गया, डिवाइडर हो गया, कैलिपर हो गया, तो ये सभी क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र, सॉरी साधारण मापी यंत्र, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो इनकी लिस्ट काउंट 0.001 इंच या यहाँ पर 10 माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन की जिनकी भी एक्यूरेसी होती है, लिस्ट काउंट होती है, सभी किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, साइन बार, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा मेजरिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं, मेजरिंग के मेथड कितने हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कितने हैं। तो ये है बेसिक मेजरमेंट के बारे में। अब हम आते हैं अपनी डायरेक्ट टॉपिक पे, जो हमारी आज की मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम जानने वाले हैं रूल और स्केल में अंतर, कि रूल क्या है, स्केल क्या है। तो रूल के द्वारा बेसिकली डायरेक्ट मेजरमेंट लिया जाता है, प्रत्यक्ष माप लेते हैं। ये स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का बना होता है। किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो इंजीनियर्स के द्वारा इसका प्रयोग बेसिकली वर्कशॉप में या फिर फिटिंग शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको रूल कहते हैं। स्केल क्या करता है, तो स्केल अनुपातिक माप लेता है, रेशियो वाला ये माप लेता है। जैसे किसी भी छोटे साइज को ये बड़ा करके या फिर बड़े साइज को छोटा करके दिखा सकते हैं। जैसे आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा स्केल के बारे में, 1:2, 2:1 या फिर 1:1। तो ये सभी जो माप लिया जाता है किसके द्वारा लिया जाता है, स्केल के द्वारा लिया जाता है, आनुपातिक माप। इसका प्रयोग बेसिकली ड्राफ्टमैन करते हैं, और ये प्लास्टिक या फिर लकड़ी का बना होता है। ड्राफ्टमैन कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, तो मैप बनाने के लिए बेसिकली वो स्केल का ही प्रयोग करते हैं, कि हमें इसे कितना छोटा बनाना है या फिर कितना बड़ा बनाना है इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टील रूल के बारे में। तो स्टील रूल आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक, हमारा सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यही होता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है स्टील रूल किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो एक डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। कौन सी माप लेते हैं, तो लीनियर मेजरमेंट इसके द्वारा ली जाती है। इसीलिए स्टील रूल को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। किस मेटल का बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का बना हो सकता है। मेट्रिक में इसकी लिस्ट काउंट 0.5 mm और ब्रिटिश में इसकी लिस्ट काउंट 1/64 इंच होती है। कितने से कितने साइज में, तो 6 इंच, 12 इंच या फिर 24 इंच की साइजों में ब्रिटिश में पाए जाते हैं।
मेट्रिक में जनरली 150 mm का स्टील रूल प्रयोग किया जाता है। इससे बड़ा 300 mm और 600 mm तक के भी स्टील रूल आते हैं। कई कई स्टील रूल आपके 1 मीटर तक के भी आते हैं। डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि कहाँ पर आपको प्रयोग करना है, उस अनुसार साइज का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, जो हम स्टील रूल प्रयोग करते हैं इसकी थिकनेस कितनी होती, कितना मोटा होता है, तो 3/64 इंच इसकी मोटाई होती है। लंबाई आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, 150, 300, 600 आप पे डिपेंड करता है। बट थिकनेस क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। 3/64 इंच बेसिकली इसकी थिकनेस होती है, इस मोटाई होती है। चौड़ाई कितनी रखी जाती है, विड्थ, तो ये 3/4 इंच इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट, कभी कभी पूछा जाता है कि स्टील रूल पे क्रोम फिनिशिंग क्यों की जाती है, तो उसको जंग से बचाने के लिए, उस पर जंग वगैरह ना लगे इसलिए उस पर क्या की जाती है, क्रोम फिनिशिंग की जाती है, और जिससे ग्रेजुएशन भी अच्छे तरीके से दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आज का जो एग्जाम लेवल है काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो यहाँ पर एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, जो स्टील रूल पर ग्रेजुएशन बनी होती 0.5 mm के अंतराल पर, उस ग्रेजुएशन की थिकनेस कितनी होती है, तो उस ग्रेजुएशन की थिकनेस होती है 0.12 mm से लेकर के 0.18 mm तक। जैसे मान लीजिए ये स्टील रूल है, इस पर यहाँ पर जो ये ग्रेजुएशन बनी होती है, इन ग्रेजुएशन लाइनों की थिकनेस कितनी होती है, कितनी मोटी होती हैं ये लाइनें, तो इनकी मोटाई होती है 0.12 से लेकर के 0.18 mm तक। तो ये था स्टील रूल का बेसिक। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप ऑफ स्टील रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला आता है फ्लेक्सिबल रूल। नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल है तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, किसी कर्व सरफेस की जो हमें क्या करनी होती है, मेजरमेंट लेनी होती है, तो वहां पर बेसिकली फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हुक रूल। इसमें क्या होता है, नीचे एक हुक टाइप लगा होता है, जिससे इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लैंज वगैरह की मेजरमेंट इसमें हम कर सकते हैं। तो हुक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डेप्थ या फिर अगर आपको लेंथ मेजरमेंट करना है, किसी स्लॉट का, किसी होल का, फ्लैंज का, स्प्लाइन मतलब जो छोटी छोटी झिर्रियाँ होती हैं, सुराख होते हैं, इन सब की आपको क्या करनी है, लंबाई नापनी है या फिर गहराई नापनी है किसी भी झिर्री, स्लॉट या सुराख की, तो यहाँ पर हुक रूल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो रूल है वो है नैरो रूल। नाम से स्पष्ट है, थोड़ा सा सकरा होता है, नैरो होता है, कम चौड़ाई में पाया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पतली झिर्री, जहाँ पर पतली पतली झिर्री होती है, पतले पतले खांचे सुराख होते हैं, उनकी हमें चौड़ाई और गहराई नापनी होती है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। अप टू मैक्सिमम 5 mm विड्थ तक इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट आता है की सीट रूल। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। की सीट रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कीबे की मार्किंग के लिए बेसिकली की सीट रूल का स्पेशली प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, कीबेज की मार्किंग के लिए की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गोलाकार जाब होते हैं उसके समानांतर पैरेलल जो हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में भी की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है शॉर्ट रूल। ये छोटे छोटे कई सारे रूल का क्या होता है, सेट होता है, पत्तियों जैसे, इसमें ब्लेड जैसे होते हैं, छोटी छोटे रूल्स होते हैं। एक ब्लेड होल्डर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रूल को चेंज कर सकते हैं, उसे लगाकर किसी भी छोटे छोटे ग्रुप को वहां पर हम मापते हैं। विड्थ ऑफ स्मॉल ग्रुप स्लॉट, जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, स्लॉट होते हैं, उनको नापने के लिए बेसिकली शॉर्ट रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मोल्ड या फिर पैटर्न बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो की सीट रूल है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बॉक्स स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे, इसका अदर नाम बॉक्स स्क्वायर होता है। तो श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, मोल्ड बनाने के लिए या फिर पैटर्न बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है जो इसकी ग्रेजुएशन होती है श्रिंक रूल की, वास्तविक रूल की अपेक्षा कितनी बड़ी रखी जाती हैं, तो ये 1/16 इंच से लेकर के 7/16 इंच प्रति फुट इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, 1/16 इंच से 7/16 इंच तक इसके ग्रेजुएशन क्या होते हैं, बड़े रखे जाते हैं। क्योंकि मेटल ये बेसिकली क्या करता है, मोल्ड को गर्म अवस्था में नापेगा, तो गर्म होने के बाद धातुएं क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो उसमें जो सिकुड़न होता है, श्रिंकेज अलाउंस होता है,
वो ऑलरेडी क्या करते हैं, हम इस श्रिंक रूल पर अप्लाई कर देते हैं, जिससे धातुएं सिकुड़ने के बाद अपने एग्जैक्ट साइज में आ सके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फोल्डिंग रूल। तो फोल्डिंग रूल को इजिली क्या किया जाता है, फोल्ड कर लिया जाता है। इसे कारपेंट्री शॉप में या फिर जो स्टोर वगैरह होते हैं वहां पर टूल स्टोर में इसका प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम कितने साइज में आ सकता है, तो ये 6 फुट तक की लंबाई में बेसिकली फोल्डिंग रूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टील रूल के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, वो है ट्राई स्क्वायर की। ठीक, किसकी बात करने वाले हैं, ट्राई स्क्वायर की बात करने वाले हैं। ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है, आपसे एग्जाम में दिया जाता है ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग 90 डिग्री एंगल और चेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर ये क्या करता है, 90 डिग्री के एंगल को चेक करता है, ना कि मेजर करता है। इसका अदर नाम क्या होता है, तो इसे इंजीनियर स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किसका बना होता है, तो बेसिकली इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लेड, एक होता है स्टॉक। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक आपको ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है। ये क्या है, ये इसका स्टॉक है, और ये क्या है, ब्लेड है, जो कि एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक जो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्लॉट खांचा टाइप, इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग पूछा जाता है। ये भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्लेड किसका बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। स्टॉक किसका बना होता है, तो ये कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का इसका स्टॉक बनाया जाता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कहीं भी 90 डिग्री एंगल की अगर हमें चेकिंग करनी है, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री एंगल है, इसकी चेकिंग करनी है 90 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं बेसिकली। दूसरा, किसी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, या फिर किसी जो आपकी स्क्वायरनेस वो भी 90 डिग्री है उसको चेक करने के लिए, या मशीन वाइज में बेसिकली बेंच वाइज में किसी भी जॉब को 90 डिग्री के एंगल पर सेट करने के लिए, या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टील रूल के द्वारा प्रिसाइजली मेजरमेंट लेने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी साइज कैसे लेते हैं, तो लेंथ ऑफ ब्लेड, जो टोटल ब्लेड की लेंथ होती वही क्या होती है, इसकी साइज होती है। तो स्टॉक के अंदरूनी सिरे से लेकर के ब्लेड के अंतिम सिरे तक जो इसकी लंबाई होती है, उसी से क्या करते हैं हम, स्टील रूल ट्राई स्क्वायर का साइज लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो पूछा जाता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.02 mm पर 10 mm लेंथ। अगर आप 10 mm तक मापते हैं तो उसमें मैक्सिमम आपको 0.02 mm तक का एरर मिल सकता है, यही होती है इसकी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.02 mm पर 10 mm लेंथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अंडरकट जो आप देख पा रहे हैं, इस अंडरकट को देने का क्या उद्देश्य होता है, तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इस जॉब को नापते हैं, तो बेसिकली वो जॉब क्या होते हैं, शार्प एज वाले होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अंडरकट नहीं देंगे, तो ये जो शार्प एज हैं जॉब के, यहाँ पर कोने में आकर क्या हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो उसी शार्प एज को स्थान देने के लिए बेसिकली यहाँ पर अंडरकट बनाया जाता है। या किसी जॉब में अगर कुछ बर वगैरह रह गई हो, तो इसको यहाँ पर स्थान दे के, चूंकि वो प्रॉपर सीटिंग पा सके, इसीलिए इसमें अंडरकट रखा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं ट्राई स्क्वायर, तो बेसिकली 2 प्रकार के। एक होता है फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, जिसमें ब्लेड स्टॉक में क्या होती है, फिक्स्ड होती है, एक फिक्स्ड लंबाई में ये पाए जाते हैं। दूसरा होता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक में एक स्क्रू लगा होता है, थंब स्क्रू, और ब्लेड में एक झिर्री कटी होती है। इस ब्लेड को हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी स्टॉक में हम यहाँ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ स्ट्रीम कंडीशन पर भी सेट कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ब्लेड को आगे पीछे सेट कर सकते हैं। तो होता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। तो आशा करते हैं ट्राई स्क्वायर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या ट्राई स्क्वायर से मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री एंगल चेक करता है या मेजर करता है, तो क्या कहता है, 90 डिग्री एंगल को चेक करता है, ना कि मेजर करता है। दूसरा पूछा जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा उसकी एक्यूरेसी 0.02 mm, जो कि आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट अंडरकट का उपयोग पूछा जा सकता है, तो जॉब पर जो बर होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उसको स्थान देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं
कैलीपर के बारे में। तो कैलीपर बेसिकली क्या है, तो ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। ऊपर ही हमने डिस्कस किया था ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि इस पर कोई भी ग्रेजुएशन नहीं होती है। अगर किसी भी जॉब का हमें साइज नापना है, साइज को बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलीपर में मान लीजिए हमारा कैलीपर है, यहाँ पर हम जॉब को लगाए, जॉब का हमने साइज मेजर किया, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर रीडिंग नहीं मिलने वाली है। इसकी रीडिंग को हम क्या करेंगे, स्टील रूल पर ले जाके ट्रांसफर करेंगे कि यहाँ पर इसकी कितनी रीडिंग है, तभी हमें साइज पता चलेगी। तो इसलिए डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, मेटल क्या होता है, तो ये माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, दोनों का बना सकते हैं, माइल्ड स्टील का या फिर हाई कार्बन स्टील का। लीस्ट काउंट कितना होता है इसका, तो डिपेंड करता है आप किस पर इसको यूज कर रहे हैं। बेसिकली इसकी रीडिंग को हम स्टील रूल पर ट्रांसफर करते हैं, तो जो स्टील रूल का लिस्ट काउंट वही इसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे 0.5 में मीट्रिक में, ब्रिटिश में 1/64 इंच। इसका साइज कहाँ से कहाँ लिया जाता है, तो इसका साइज लेग का जो पॉइंट होता है वहां से लेकर के पिवट के सेंटर के मध्य की जो दूरी होती है यहाँ तक इसका साइज लिया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेग के पॉइंट से लेकर के यहाँ पर जो पिवट है इसके सेंटर के मध्य की जो दूरी होती है यहाँ तक इसकी क्या ली जाती है, साइज, या इसका यहाँ पर लेंथ लिया जाता है। इसीलिए मैंने इस फिगर को इसमें अटैच किया है कि आप लोग इजिली इसको क्लियर कर पाए। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सेंटर के पिवट के सेंटर के मध्य से लेकर के लेग के पॉइंट तक इसकी क्या होती है, साइज होती है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं कैलीपर का, तो सबसे पहले किसी भी जॉब का हमें लेंथ मापना है, विड्थ मापना है, डायमीटर नापना है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। या फिर किसी भी अगर हमें मेजरमेंट को जॉब से स्टील रूल पर ट्रांसफ़र करना है या स्टील रूल से किसी जॉब पर ट्रांसफ़र करना है, इस मेजरमेंट के ट्रांसफ़र के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी जॉब की लंबाई चौड़ाई डायामीटर नापने के लिए, साथ ही साथ मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कैलीपर की, कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कैलीपर अकॉर्डिंग टू जॉइंट के अनुसार, तो जॉइंट के अनुसार कैलीपर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्म जॉइंट, दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, जो पहला वाला ये कैलीपर है क्या है, फर्म जॉइंट है, और ये दूसरा क्या है, स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर होता है। फर्म जॉइंट की विशेषता क्या होती है, ये रिवेट के माध्यम से बेसिकली जुड़ा जाता है, इसकी दोनों टांगें रिवेटेड होती हैं। इसका प्रयोग थोड़े जो बड़े आकार के जॉब होते हैं उसके लिए किया जाता है, और ये इसकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो लॉकिंग की व्यवस्था होती है प्रॉपर नहीं होती है, तो इसलिए इसकी सेटिंग भी थोड़ी इजी नहीं रहती है, सेटिंग में भी टाइम लगता है इसकी रीडिंग को सेट करने में, साथ ही साथ इतना एक्यूरेट माप ये नहीं दे पाता है। नेक्स्ट स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर की जब बात करते हैं, तो स्प्रिंग और स्क्रू के द्वारा इसकी दोनों साइडें क्या होती हैं, आपस में अटैच होती हैं, और ये एक लिमिटेड साइज के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग काफ़ी बड़े बड़े जॉब के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग बेसिकली इसके कंपेयर में छोटे जॉब के लिए किया जाता है, और इसकी रीडिंग क्या होती है, एक्यूरेट होती है काफ़ी, मीन्स बहुत प्रिसाइजली ये माप को देता है, परिशुद्ध माप ले सकता है, कह सकते हैं आप। फर्म जॉइंट ये आपका परिशुद्ध माप नहीं लेता है। ठीक, इसे क्या कर सकते हैं, हम बड़े जॉब के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग जॉइंट है इसे बेसिकली सीमित जॉब के लिए प्रयोग करते हैं, सीमित माप ले सकते हैं इससे, और ये वेरी एक्यूरेट, बहुत ही परिशुद्ध माप देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हाल ही में कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कैलीपर है जिसकी सेटिंग काफ़ी ईजी होती है, क्विक सेटिंग होती है। जैसे आपके NPCIL जो नरौरा का एग्जाम था उसमें भी ये पूछा गया था, आई थिंक कि आपका हैवी वाटर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था, तो कई सारे जगह ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि क्विक सेटिंग के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं हम कैलीपर, तो होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। इसकी सेटिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात की जाए अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार कैलीपर कौन कौन से होते हैं, तो इसके अनुसार कैलीपर को तीन भागों में बांटते हैं, आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर और जेनी कैलीपर। नाम से ही स्पष्ट है, आउटसाइड कैलीपर, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, किसी बाहरी मीन्स बाहरी डायमेंशन को चेक करने के, जैसे बाहरी लेंथ ब्रेथ थिकनेस हो गई, डायमीटर हो गया, तो बाहरी
चीज़ों की मेजरमेंट के लिए हम प्रयोग करेंगे आउटसाइड कैलिपर। इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी दोनों टांगें पहले बाहर की ओर मुड़ती हैं, फिर उसके बाद अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि पहले इसकी टांगें क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, अंदर की तरफ मुड़ रही हैं। इनसाइड कैलिपर में पहले क्या होती हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ती हैं, फिर अंदर के बाद ये क्या होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये इसका क्या होता है, अंतर होता है, इसकी कह लीजिए पहचान होती है। ठीक, तो इन जो आउटसाइड कैलिपर है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, आउटर डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, डायमीटर मापने के लिए दोनों टांगे पहले बाहर की ओर मुड़ेंगे, फिर उसके बाद अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। ये इसकी विशेषता होती है। इनसाइड कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इनर डायमेंशन, आंतरिक माप के लिए, कोई स्लॉट की चौड़ाई मापनी है या कोई इंटरनल मेजरमेंट लेना है तो वहाँ पर इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इसकी दोनों टांगें क्या होती हैं, 45 डिग्री पर बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, जैनी कैलिपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैलिपर में है वो क्या है, जैनी कैलिपर। सबसे पहले पूछा जाता है जैनी कैलिपर, और जैनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है, तो जैनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर या लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर या लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से हम जैनी कैलिपर को जानते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, मीन्स किसी जॉब के समानांतर लाइन खींचना हो तो इसका प्रयोग करते हैं, या फिर किसी गोलाकार जॉब का सेंटर निकालना होता है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, जैनी कैलिपर का दूसरा नाम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। प्रयोग, तो इसका प्रयोग जॉब के समानांतर, डेटम के समानांतर पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, सिलेंड्रिकल जॉब या राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में, जैनी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या जैनी कैलिपर के बारे में। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एल स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर में डिफरेंस। तो एल स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, ये दर्जी या फिर कह लीजिए कारपेंटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक के बने हो सकते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील के बने हो सकते हैं या लकड़ी के भी कई बार बनाए जाते हैं। तो ट्राई स्क्वायर होता है, ये कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ऊपर अभी हमने देखा था। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका प्रयोग इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। एल स्क्वायर का प्रयोग कारपेंटर और दर्जी के द्वारा किया जाता है, और जो ट्राई स्क्वायर होता है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, इंजीनियर और कारीगर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आज की टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल के बारे में। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है ट्रेड थ्योरी क्रैश कोर्स, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कई सारे बुकों का क्या है, मिक्सचर है, कई सारे बुकों से कंटेंट ले करके फिर उसको एक में नोट करके फिर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसको आप वेरी केयरफुली देख सकते हैं। नोट्स बनाना चाहें तो बीच बीच में वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स को बना सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।